नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रेस बिहार और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। सुप्रीम लीडर खामेनेई की आत्मा है इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर, जिसे IRGC कहा जाता है, यह ईरान की वह शक्तिशाली संगठन है जो साबित कर रही है कि भले ही ईरान के प्रमुख नेताओं की मौत हो गई हो, लेकिन उससे ईरान कमजोर नहीं पड़ा है। वह बदला लेगा, कार्रवाई करेगा। और अमेरिका ने ईरान में हमले के दौरान ईरान के प्रमुख नेताओं को मौत के घाट उतारा। उसे विश्व युद्ध को आमंत्रण देने की तरह ही देखा जा रहा था। जवाबी कार्रवाई में ईरान से अब न केवल अमेरिका खौफ में है, बल्कि मध्य पूर्व के अन्य देश भी भय में हैं। ईरान ने उन तमाम देशों को निशाने पर लेने की बात कही जिनसे अमेरिका और इजराइल को मदद मिलती है। ईरान से आखिर कौन है जो बाहरी शक्ति को जवाब दे रहा है? यह शक्ति इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के पास है, जिसे IRGC कहा जाता है। आप इसे ईरान की सुरक्षा की आत्मा कह सकते हैं। यही वह संस्था है जो अपने देश में भी विरोध को क्रूरता से दबाने के लिए जाना जाता है। इस समय ईरान उस मुहाने पर खड़ा है जहां उसे यह साबित करना है कि उसने अमेरिकी शक्ति के सामने घुटने नहीं टेके हैं। अब ईरान की कार्रवाई से विश्व की बड़ी ताकत सहमी हुई है। इस संगठन ने कई जगहों को निशाना बनाया है और निशाने ने यह संदेश दे दिया है कि अब कोई भी सुरक्षित नहीं है, जिससे अमेरिका और इजराइल को मदद मिलती है। अगर आप समझ रहे हैं कि यह ईरान की सेना होगी, क्योंकि जब युद्ध की स्थिति आती है तो सेना ही आगे आती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ईरान की सेना अलग है और IRGC अलग है। यह सेना के समानांतर ही है, लेकिन सेना की शक्ति से बहुत मजबूत है। जब इस्लामिक क्रांति हुई थी और धर्मगुरु ने सत्ता संभाला था जो खुमैनी थे, तो उन्होंने एक ऐसी संस्था की स्थापना की थी जो भविष्य में ईरान की सत्ता का तख्तापलट होने से बचाए। यानी कि ईरान की सत्ता पर धर्मगुरु का ही वर्चस्व हो। इस बात को तय करने के लिए ही इस संस्था की स्थापना की गई थी। 1979 में इस्लामिक क्रांति हुआ था और तब से IRGC को भी मजबूत किया जा रहा है। और आज जब एक झटके में ईरान के तमाम बड़े नेता, सुप्रीम लीडर खामेनेई, ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ अब्दुल रहीम मौसवी और रक्षा मंत्री मेजर जनरल अजीज नासिर जारदेह मौत के घाट उतार दिए गए, तो IRGC ने ईरान के आवाम का नेतृत्व करने मैदान में उतर गई और इस तरह कर रही है कि विश्व की बड़ी से बड़ी शक्ति के भी जमीन अब हिलने लगे हैं। अब मालूम पड़ रहा है कि विश्व युद्ध 3 का अंदेशा जैसा मालूम पड़ रहा है, क्योंकि ईरान झुकने वाला है नहीं और अमेरिका भी ईरान का जवाब देने के लिए मैदान में उतरने को तैयार है। अमेरिका ने सोचा था कि ईरान के नेता को खत्म कर देने के बाद उसका नेतृत्व करने वाला कोई नहीं रहेगा और वहां सत्ता बदल जाएगी, क्योंकि इसी साल जनवरी में ईरान में गृह युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन अब ईरान की जनता IRGC के साथ नजर आ रही है। हालांकि वहां के सुप्रीम लीडर के मौत के बाद कई लड़कियों ने सामने आकर डोनाल्ड ट्रंप का नारा भी लगाया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वहां की जनता IRGC के साथ है। वह अपने देश में बदलाव तो चाहती है, लेकिन विदेशी ताकत के सामने अपने देश को सीरिया बनते देखना नहीं चाहती है। विदेशी ताकतों से बचाने के दृष्टिकोण से खास मजबूत किया गया है IRGC को। IRGC को इस तरह से तैयार किया गया कि वह धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर लड़ सके। वह न केवल विदेशी ताकतों से देश को बचा सके, बल्कि घरेलू संकट को भी कंट्रोल कर सके। इसके साथ उसके पास अकूत संपत्ति भी है और अधिकार भी है।
इसे बनाने का मकसद ही थी देश में इस्लामी तंत्र की रक्षा किया जाना। यहाँ तक कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। दरअसल 1979 में मौजूदा सेना पर अविश्वास जताया और IRGC की स्थापना की, जो सीधे सर्वोच्च नेता को रिपोर्ट करता हूँ। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी, आन मान शान की जिम्मेदारी इसी पर है। ईरान की इस स्पेशल फोर्स के पास अपनी जमीन है, अपनी नौसेना है और एयरफोर्स भी है। इन सबको मिलाकर 1,90,000 लोगों के इस संगठन से जुड़े होने का अनुमान है। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम भी यही संचालित करता है। IRGC का अपना कारोबार है, अपना व्यापार है और अपना साम्राज्य है। इसके पास डिफेंस, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन क्षेत्र की कंपनियां शामिल हैं। ईरान की अर्थव्यवस्था में इसकी हिस्सेदारी लगभग 1/3 के करीब है। ईरान के घरेलू मामले में IRGC का है बड़ा नियंत्रण। भारत की सेना है, नेवी है, एयरफोर्स है, ठीक ऐसे ही ईरान की रेगुलर आर्मी है जिसे अर्टिस्ट कहते हैं। मगर ईरान में जब 1979 में क्रांति हुई थी, उसके बाद IRGC को बनाया गया। ये एक पैरामिलिट्री विंग है जिसके अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, न्यूक्लियर वॉरफेयर, ये सब IRGC के अंतर्गत आता है। ईरान के घरेलू मामले में इसका बड़ा नियंत्रण है और विदेशों जो इसकी शाखाएं हैं उसे कुड्स फोर्स कहा जाता है और जो इसका मलेशिया है उसे कहते हैं बैसिस मलेशिया। बैसिस ने ही 2023 में प्रदर्शनकारियों पर आंख मूंद कर हिंसक कार्रवाई की थी। इसने कई लोगों को पीट कर मार डाला। इससे सरकार का कोई फायदा नहीं हो रहा, बल्कि बैसिस की हिंसा के बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हुए थे। IRGC के पास ईरान के 31 प्रांतों में कुल 1.5 लाख से अधिक सैनिक है। वहीं बैसिस और सैनिक बल भी ये दावा करता है कि वह करीब 6 लाख वॉलंटियर्स को इकट्ठा करने की क्षमता रखता है। ईरान की नियमित नौसेना से इतर IRGC के पास करीब 20,000 सेलर्स हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समेत ईरान की समुद्री सीमाओं पर तैनात हैं और इसकी वायुसेना में भी 15,000 सैन्यकर्मी हैं। IRGC ईरान की राष्ट्रीय राजनीति में भी बेहद प्रभावशाली। IRGC ईरान की राष्ट्रीय राजनीति में भी बेहद प्रभावशाली है। इसके कई पूर्व अधिकारी सरकार में ऊंचे पदों तक पहुंचे हैं, जिनमें मंत्रिमंडल, संसद और प्रांतीय प्रशासन शामिल है। इसकी एक सबसे चर्चित शाखा भी है जिसका नाम है कुड्स फोर्स। यह हथियारबंद समूह इराक के शिया, मलेशिया और सीरिया सरकार के लिए लड़ने वाले लड़ाकों की ट्रेनिंग के साथ पैसे और हथियार मुहैया कराता है। कुड्स फोर्स उन जगहों पर तमाम आर्म्ड ग्रुप के बीच दोस्ताना संबंध मजबूत करने की कोशिश करता है, जहां शक्ति संतुलन ईरान के पक्ष में बनाया जा सकता है। कुड्स फोर्स दर्जनों देशों में सक्रिय। कुड्स का अर्थ होता है पवित्र। कुड्स फोर्स के पूर्ववर्ती, जिसे डिपार्टमेंट 900 के नाम से जाना जाता था, का गठन ईरान इराक युद्ध के दौरान एक विशेष खुफिया इकाई के रूप में किया गया था। युद्ध के दौरान और उसके बाद इसने सद्दाम हुसैन से लड़ रहे कुर्दों को समर्थन प्रदान किया। 1982 में कुड्स फोर्स की एक इकाई को लेबनान में तैनात किया गया, जहां इसने हिजबुल्लाह के उदय में सहायता की। इस बल ने पड़ोसी अफगानिस्तान में भी अपने अभियान का विस्तार किया, जिसमें 1980 के दशक में मोहम्मद नजीबुल्लाह की सरकार के विरुद्ध अब्दुल अली मजारी के शिया हिजबे वहदत को सहायता प्रदान करना शामिल था। इस बल को दर्जनों देशों में सक्रिय बताया गया है। IRGC के बढ़ते प्रभाव का ईरान के राष्ट्रपति ने विरोध भी किया, लेकिन इन विरोध के बावजूद भी IRGC की शक्ति बढ़ती गई। 16 मार्च 2022 को इसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े परमाणु केंद्रों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए
कमांड नामक एक नई स्वतंत्र शाखा की स्थापना की। वर्तमान में IRGC को ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, कनाडा, इक्वाडोर, यूरोपीय संघ, इजराइल, पैराग्वे, सऊदी अरब, स्वीडन, यूक्रेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है, जबकि इसके कुछ फोर्स को अर्जेंटीना द्वारा अतिरिक्त रूप से प्रतिबंधित भी किया गया है। राजनीतिक शक्ति के मामले में देश के सत्तारूढ़ मौलवी वर्ग को भी पीछे छोड़ चुका। IRGC ईरानी राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज के लगभग हर पहलू में बढ़ती भूमिका निभा रहा है। 2010 में BBC न्यूज ने इस संगठन को व्यापारिक साम्राज्य बताया था। 2019 में रॉयटर्स ने इसे राजनीतिक प्रभाव वाला एक औद्योगिक साम्राज्य बताया था। महमूद अहमदीनेजाद के नेतृत्व में IRGC की विस्तारित सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक भूमिका विशेष रूप से 2009 के राष्ट्रपति चुनाव और चुनाव के बाद के विरोध प्रदर्शनों के दमन के दौरान ने कई पश्चिमी विश्लेषकों को यह तर्क देने के लिए प्रेरित किया है कि इसने राजनीतिक शक्ति के मामले में देश के सत्तारूढ़ मौलवी वर्ग को भी पीछे छोड़ दिया है। ईरान के राष्ट्रपति सुधारवादी हसन रूहानी का IRGC के साथ मतभेद। ईरान के राष्ट्रपति सुधारवादी हसन रूहानी का IRGC के साथ संबंध उतार चढ़ाव भरा रहा। उन्होंने आर्थिक सुधारों के तहत अर्थव्यवस्था पर IRGC के प्रभाव को कम करने की कोशिश की। ईरान के पूरे हालिया इतिहास में सत्ता का ऐसा केंद्रीकरण कभी नहीं हुआ। इसके सामने नियमित सेना की भूमिका गौण है। एक तरह से देखा जाए तो नियमित सेना हाशिए पर गई हुई है। ईरान के पास आत्मरक्षा के कई तरीके हैं। उनके पास आधुनिक रॉकेट और युद्धपोत हैं और वे अमेरिका या किसी भी अन्य देश को नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह सक्षम है। और आज जब अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को मारने के बाद 28 फरवरी की शाम अपने सोशल मीडिया से इस बात का ऐलान कर रहे थे, तब शायद वे इस बात का अंदेशा लगाने में सफल नहीं थे कि IRGC की जवाबी कार्रवाई से दहशत पैदा हो जाएगी। IRGC की स्वायत्तता अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक टाइम बम बन चुका है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघसी के हालिया बयानों ने दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने 1 मार्च को एक समाचार चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि खामेनेई के मृत्यु के बाद अब IRGC स्वतंत्र तौर पर काम करेगा। ईरान के पड़ोसी देश अब IRGC की इन कार्रवाई से खफा है। कतर जैसे देशों पर हो रहे हमलों ने क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। IRGC की स्वायत्तता अब पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक टाइम बम बन चुकी है। पूरी दुनिया में इस बात का खौफ हो गया है कि बिना किसी शीर्ष नेता के ये शक्तिशाली बल क्या एक्शन अपनाता है। लेकिन अब तक IRGC ने साफ तौर पर कहा है कि वे जनता को निशाने पर नहीं ले रहे हैं, बल्कि उन पॉइंट पर अटैक कर रहे हैं जो अमेरिका और इजराइल के हैं और जिनसे इनको मदद मिलती है। खामेनेई की हत्या के बाद ईरान ने बहरीन, इराक, कुवैत और UAE में स्थित कम से कम 6 अमेरिकी सैनिक ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया है। मंगलवार सुबह रियाद में अमेरिकी दूतावास को भी निशाना बनाया गया। हालांकि वहां कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन अमेरिका ने अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर रहने का आदेश दिया है। ईरान के हमलों का दायरा अब अन्य खाड़ी देशों तक फैल गया है। दुबई और अबू धाबी जैसे शहरों में मिसाइलों के मलबे गिरने से नागरिकों की मौत हुई है और संपत्तियों को भारी नुकसान पहुंचा है। सुरक्षा के मद्देनजर UAE सहित कई पड़ोसी देशों ने अपना हवाई क्षेत्र अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इससे वैश्विक विमानन सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई है और लाखों यात्री विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं।